अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, वो दिन आ गया जिसकी बात हमने 4 मई को की थी। इसी प्रोग्राम के तवसत से आपने आवाम को बताया था कि रियासत करने क्या जा रही है, और डिजिटल फायरवॉल्स जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उस पर मज़ीद फ़िल्टर्स लगाने की तरफ इशारे मिल रहे हैं। सोशल मीडिया को मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा और रियासत डिसाइड करेगी कि कौन सी वीडियो अपलोड हो सकती है और कौन सी नहीं। मुदम्मिल साहब, आपने क्या कहा था, पहले वही सुनवा दें आवाम को। सुनवा दें जी। मेरी इतलात ये है कि रियासत पाकिस्तान एक डिजिटल फायरवॉल पे काम कर रही है। अच्छा। कि एक डिजिटल फायरवॉल बनाई जाए। जो जिन मुल्कों में सोशल मीडिया पर पाबंदियां मौजूद हैं उन मुल्कों ने डिजिटल फायरवॉल्स बनाई हुई हैं। अब उन्हें कॉपी किया जाएगा। अब उनमें अरब ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, कोरिया है, तो डिजिटल फायरवॉल्स वाले मुल्क मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्क में कुछ एक डिजिटल फायरवॉल्स बनाई हुई है। पाकिस्तान भी डिजिटल फायरवॉल बनाने पर काम कर रहा था और एक मीटिंग में आर्मी चीफ ने कुछ सरकारी अफसरान को ये कहा है कि 30 मई तक डिजिटल फायरवॉल तैयार हो जाएगी। अच्छा। और उनका है कि ये ऑपरेटिव हो जाएगी 30 मई तक। तो उसके बाद ये जो सोशल मीडिया का दर्दसर है इसको हम बड़ी आसानी से उस डिजिटल फायरवॉल के जरिए निपट लेंगे। मुज़म्मिल साहब, डिजिटल दहशतगर्द और अब आखिरकार रियासत खड़ी हो गई है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। 30 मई का था मैंने, आज 7 जून है, 4-5 दिन लेट हो ही गई रियासत। हाँ। रियासत ने 30 मई तक की डेडलाइन रखी थी, हमने 4 मई को कहा था। हाँ जी। लेकिन अब वो 7 जून है और मेरे ख्याल में इस हवाले से चीज़ें बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं और डिजिटल फायरवॉल इन प्लेस होना शुरू हो गई है। हमने अगले 8-10 दिनों में इसकी सारी एक्टिविटी हमें नज़र आ जाएगी कि क्या रियासत इसको कैसे कंट्रोल करेगी, इसका ट्रायल रन, टेस्ट रन। उमर चीमा साहब ने भी इसके ऊपर कल बहुत अच्छा वीलॉग किया है। उमर चीमा साहब को भी लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने जो वीलॉग किया है उसके भी 1-2 शॉट्स अगर आपके पास हों तो वो भी सुनवा दें। उमर चीमा साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि 2 साल से इस पर तैयारी चल रही थी। क्या कह रहे हैं मजीद, आपको सुनवाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है तो वो देखते हैं कि ये जो एक ट्वीट चला है ये किधर से आ रहा है। तो वो कुछ लोग यानी कि इस तरह के जो उन्होंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको वो लोकेट करना शुरू करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन किधर से ओरिजिनेट हो रही है, ताकि अगर आपने लोगों को टारगेट करना है, उनको पकड़ना है, तो आपको पता हो कि ये ग्रुप है कि जो सारा झूठ जो है इधर से मैन्युफैक्चर करता है और फिर पूरा एक जो सोशल मीडिया पे वो फैलाता है। तो लिहाजा जो ओवरऑल है 2 फंक्शन है। एक ये कि जो ट्रैफिक ऐसी जिसको वो पसंद नहीं करते, जो कंटेंट है या जो उनके ख्याल में अनबेरेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, वो चाहे बैरून मुल्क से आ रहा हो, आदिल राजा का कोई विलाग आ रहा हो या वो अंदरूनी मुल्क से कोई चल रहा हो, तो वो उसको रोकने की अब सलाहियत हासिल कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने किसी को टारगेट करना है, हो सकता है कि सारे वीपीएन वो बंद ना कराएं, लेकिन अगर उन्होंने किसी को टारगेट करना है तो उसको तो वो जाके कहेंगे कि जब पीटीए ने कहा था कि आप वीपीएन अपना रजिस्टर कराएं, हमें पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या किधर से आप एक्टिविटी कर रहे हैं और किस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, आपने नहीं बताया, लिहाजा आपके खिलाफ केस होगा। मुज़म्मिल साहब, 2 फंक्शंस हैं जिसका जिक्र किया गया है कि वो मवाद जो कि हुकूमत को पसंद नहीं है। रियासत ठीक है, हुकूमत नहीं रियासत, ये इनके अल्फाज, इनके व्लॉग में हमें तो पता है ना। ठीक है कि हुकूमत तो कुछ नहीं है, हुकूमत के हाथ में तो 2 साल से अगर इस पर काम चला था तो वो पाकिस्तान के खिलाफ है। 2 चीज़ें, एक 2-3 मसाइल हैं रियासत के, आप समझें। एक यूट्यूबर्स मसला है, वो जो कहते हैं कि आसिम मुनीर अडियाला पहुँच गए, जनरल सईद अडियाला पहुँच गए, गेम बदल गई, खान अडियाला से बाहर, ये जो थंबनेल्स लगाते हैं और फिर वो लोग समझते हैं वाकई पता नहीं अडियाला में पहुंच गया आसिम मुनीर, और लोगों को वेरीफाई भी नहीं हो रहा होता कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन वो यूट्यूब की रेटिंग और डॉलर्स बन रहे हैं। फिर कुछ ट्वीट्स हैं जिसकी वजह से एक्स बंद भी किया हुआ है उन्होंने। वो ट्वीट्स भी आपको पता है डेरोगेटिव भी होते हैं, कुछ में सच्चाई भी होती है जो रियासत को पसंद नहीं है, कुछ झूठ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा सारा झूठ होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा सारा सच होता है, लेकिन एक्स आपने देखा है बंद किया हुआ है, वीपीएन से चला रहे हैं, मैं भी वीपीएन से चला रहा हूँ, ठीक है, आप भी वीपीएन से चला रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक्स को बजरिया वीपीएन चलाना भी रोकना चाहते हैं। इसी तरह और हो सकता है कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये फायरवॉल का तो यही काम है। अभी उमर चीमा साहब को भी सुना आपने। हाँ, कि कितने भी वीपीएन को फायरवॉल, अब चूंकि वो कह रहे हैं, अब खबर ये है कि ये फायरवॉल इन प्लेस होने लग गई है, ये फायरवॉल लग गई है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल
पे जो डाटा बेचते हैं, लेकिन मोबाइल अनाउंस का। नहीं किया गया हैं? अनाउंस नहीं किया गया अभी। देखिए ये चीज़ अनाउंस करने की तो नहीं है, ये तो अच्छा। आपको फील होने लग जाएगी। इसकी अनाउंसमेंट जरूरी नहीं है। ये नहीं, जब तो आप उसके अपना खिलाफ वीलॉग जब करती हैं ना, तहकीकात का जब आप वीलॉग करेंगी और आप कहेंगी आहा आज तो मेरा वीलॉग 10 लोगों ने भी नहीं देखा, इसके रीच को क्या हो गया है, ये तो कोई कंटेंट ही नहीं। या आप किसी का वीलॉग आप सुनना चाहती हैं, आप जब उसको ओपन करेंगी तो वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ओपन नहीं होगा, आप सुन नहीं पाएंगी। तो आप 2 दफ़ा ट्राई करेंगी, 3 दफ़ा ट्राई करेंगी, फिर आप आगे चली जाएंगी। कोई इतना कमिटेड लिसनर या व्यूअर बहुत कम होता है जो आधा घंटा लगा रहे वीपीएन से कि मैंने तो सुनना है सना कहवान को, जो मर्जी हो जाए। तो वो मेरा ख्याल है जब वो प्रोसेस में चला जाएगा, वो खुलेगा नहीं, तो रियासत उसकी व्यूअरशिप कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएगी, कंटेंट नीचे चला जाएगा। 90% मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का बुरा हाल होने वाला है। इन शॉर्ट नहीं, मेरे जो ख्याल सूरत हाल में है। नहीं, जो रियासत के साथ टकरा रहे हैं उनका बुरा हाल होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप हुकूमत को कुछ कहेंगे बुरा भला तो रियासत एक्शन लेगी। मतलब अगर आप शहबाज शरीफ को कोई वीलॉग खिलाफ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपके वीलॉग से रियासत को इशू है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ करें, आप जरदारी के खिलाफ करें, पॉलिटिकल लड़ाई है, आप उसके लिए हद तक इज्जत का कानून खान के खिलाफ करें, उसके लिए हद तक इज्जत का कानून तैयार है। मसला वहाँ आता है जब आप फौज के खिलाफ बात करते हैं, जब आप रियासत के खिलाफ बात करते हैं, जैसे आदिल तो राजा। रियासत जवाब भी नहीं दे सकती, एस्टेब्लिशमेंट जवाब भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ मसला आता है जब आप एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं। मेरे ख्याल में इसका पहला हदफ तो वो लोग होंगे जो पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, और रियासत उन पर एक्शन लेने के लिए, यहाँ तो वो बाहर बैठे हैं तो अब उनकी बात पाकिस्तान में सुनी नहीं जा सकेगी, वो बाहर ही सुनवा लें। ठीक है, तो मुज़म्मिल साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ हैं, लाइन पर मौजूद हैं। उमर चीमा साहब से मजीद पूछ लेते हैं कि अब रियासत करने क्या जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। डिजिटल फायरवॉल्स अब मजीद क्या कुछ कंट्रोल करने जा रही है? देखें, एक तो ये पहली नहीं है, एक इन्होंने फिल्टर पहले भी लगाया था और ये कोई 2012 से कोई इस तरह के तजर्बात करते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा यही था कि कोई वेबसाइट ब्लॉक करना हो, वो आईपी ब्लॉक करना हो, तो उसके लिए था। अब वाला जो है इसके जो मेनली 2 चीजों पर हैं कि एक तो जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है उसमें कुछ पर वो नजर रखना चाह रहे हैं, और जो उनकी नजर में काबिल एतराज है, वो चाहे यूट्यूब पर होगा या बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर होगा, और वो इनकी अप्रूवल से आगे निकलेगा कि अगर कोई कीवर्ड उमर चीमा साहब मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। आपने एक वीलॉग किया जो रियासत को पसंद नहीं है या उसका कंटेंट रियासत को पसंद नहीं है, रियासत इस पोजीशन में आ जाएगी कि आपका वीलॉग मैं ना सुन सकूं? देखें, रियासत की कोशिश तो यही है कि इसमें 2 चीजें हैं ना। एक तो ये है कि आप हो सकता है आप सुन लें, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो ना सुन पाए। मैं क्यों सुन लूं? मतलब मेरे पास कौन सा एक्स्ट्रा गैजेट है? मैं अपने मोबाइल से उमर चीमा का वीलॉग सुनना चाहूं, मैं नहीं सुन पाऊंगा कि सुन पाऊंगा? आप बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास वीपीएन है तो तब नहीं, अगर वीपीएन नहीं है, हाँ वीपीएन नहीं है तो फिर तो आप नहीं सुन पाएंगे। लेकिन यह है कि अगर आपके पास वीपीएन भी है और आपका उन्होंने कोई उसको कैमोफ्लेज कर लिया है, वो विजिबल नहीं हो रहा, या उसमें जो प्रोसेसिंग है वो बड़ी स्लो कर दी है कि आप उसको जो चाह रहे हैं कि वो ओपन हो लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा, प्रोसेस में चला जाता है, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से उसकी रीच कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक व्लॉग है उसके को 50,000 या 1 लाख देखने वाले हैं, तो अगर वो 10,000 पर रह जाते हैं तो उसके लिए तो वो काफी एक सेटबैक होगा ना, कि अगर 10,000 लोगों ने देख भी लिया है तो उसको तो ज़हन में ये होगा कि मुझे लाख लोग देख रहे थे, तो अगर 10,000 पर आ गई है बात तो उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली कम होगा। और एक्स का क्या करेंगे? क्योंकि एक्स भी बहुत बड़ा मसला है, बंद किया हुआ है हमने इलेक्शन से पहले से और अभी तक बंद है। एक्स का क्या हाल है? एक्स पे भी डिजिटल फायरवॉल काम करेगी? मैं आपका ट्वीट नहीं देख सकूंगा? उसमें ज्यादातर जो इनका फोकस मैंने सुना है वो ये है कि वो ये चाहेंगे कि देखेंगे कि ज्यादा प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट किधर से होता है और वो कौन सी आईपीज हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं ताकि उसको लोकेट किया जा सके। बाकी अगर वो
अगर आपने आपके गेटवे पर जो आपका नेशनल गेटवे है, फाइबर ऑप्टिक्स है, अगर उस जगह पर फिल्टर लगे हुए हैं तो जो कीवर्ड आपने लगाए हुए हैं ना वो तो सब पर चलेंगे, वो एक्स पर भी चल सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। मतलब ये है कि उस पर भी वो ट्रैफिक को कैच करेंगे। वो अगर यूट्यूब होगा उधर से भी कैच करेंगे, वो फेसबुक होगा तो उधर से भी कैच करेंगे। अब ये कहा जा रहा है, उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि ये चाइना की मदद से बनी है और सऊदी अरब और चाइना की मदद से ये डिजिटल फायरवॉल रियासत ने बनाई है। ये टिकटॉक को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि टिकटॉक तो एक्स और यूट्यूब से बड़ा मसला है। लेकिन ये है ना कि टिकटॉक, आपको ये भी पता है कि वो एक चाइनीज कंपनी का है, और जो बाकी वाले जो अमेरिका से जो ज्यादा सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो तो इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। तो टिकटॉक जो है, लेट्स से कि अगर ये चाइना को कहते हैं तो कोई एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो वो भी मुमकिन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उधर भी जो फायरवॉल है, ये हमारे लिए ओवरऑल तो एक नया एक्सपोजर है अनफॉर्चुनेट किस्म का, जो चीजें हो रही हैं। अब उनके बस में हो तो वो तो चाहेंगे कि उनके कोई भी ऐसी चीज जो कि उनको पसंद नहीं है वो ना चले। अब ये तजर्बा उनका किस हद तक कामयाब हो सकता है कि इन्हें वक्त के साथ कोई अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़े। अब ये जो आपने भी ये खबर दी है और जगह से भी है कि ये फायरवॉल अब इन प्लेस हो रही है। आजकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, जो मोबाइल कंपनीज हैं, उन पे इन प्लेस हो रही है। कब तक ये इन प्लेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी? ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन देखें ना, एक तो है कि अगर आप कोई जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि जिन से हम डाटा इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये है कि हम फिल्टर होते इस्तेमाल करें। दूसरा ये भी है कि आपकी कोई 7-8 जो हैं वो एक ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं जिधर से सारा एक आपकी इंटरनेट जो आपको कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के साथ, या जिधर से ये आपको सर्विस मिलती है। तो अगर आप उधर ही फिल्टर लगा देते हैं, यानी कि आपने जो नेशनल गेटवे है उधर फिल्टर लगा देते हैं, तो उसमें तो सब आ जाएंगे। अब ये फिल्टर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि फिल्टर की कैपेसिटी क्या है, क्या वो गेटवे पर लगने से सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है, या कि उसके लिए आगे कोई जो जैली पॉइंट्स हैं उधर भी इनको लगानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमारे साथ बात करने का। तो मुज़म्मिल साहब, अब तो मसला रियासत के लिए तो आसान होता दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी लेकिन मेरा ख्याल है सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा 2 साल से इस पे काम चल रहा है। ये इन प्लेस हो रही है, इसका फुल एक्शन में आते महीना 2 महीने लग जाएंगे। अभी 2 महीने आपकी मौज और है। लेकिन उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सी। नहीं देखिए ना, ये ऐसी चीजें, नया सॉफ्टवेयर आपने लगाया है, चली जाए रियासत से, ऐसा नया सॉफ्टवेयर लगाया है, वो काम करेगा, फिर पता लगेगा कैसा काम करता है। टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, वो टीदिंग प्रॉब्लम्स दूर होते जाएंगे, अपग्रेड करती जाएगी। रियासत को वसाइल का तो कोई इशू नहीं ना, मैंने आपने तो नहीं लगाया, तो इस काम पे अरबों रुपए लगाए जा सकते हैं। ये रियासत के लिए बड़ा अहम मसला है। सो डिजिटल टेररिज्म, फॉर्मेशन कमांडर्स में कहा गया कि हम डिजिटल टेररिज्म से निपटेंगे, यही सबसे बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। एक तो आदिल राजा के मसले से नहीं हम बाहर निकल पा रहे। नहीं मेरा खाली नहीं, बहुत सारे लोग देखें, आपने ऐसे थंबनेल्स नहीं देखे जो ये कहते हैं। मैंने तो न्यूज़ चैनल्स के ऐसे थंबनेल देखे कि जब गजा पर ईरान की जानिब से अटैक किया गया तो कहा कि ईरान जीत गया गजा पर बमबारी, इसराइल पर बमबारी के दौरान, और गजा जीत गया, ये जंग जीत गया। ऐसे न्यूज़ चैनल्स के थंबनेल थे। तो फिर ये क्या करें इनका? देखिए, हालांकि इसराइल पर अटैक वो कुछ अटैक नहीं था ईरान की तरफ से, कुछ रियासत भी जालिम है, पर कुछ सानवी मरंदा शौक भी है। कहीं गलती हमारे अंदर भी है कि हम अपना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं बना सके। हमारे जो लोग सोशल मीडिया से या डिजिटल जर्नलिज्म से अपना रोजगार जिनका मुंसलिक है, और हमारे हज़ारों जर्नलिस्टों का रोज़गार, सैकड़ों जर्नलिस्टों का रोज़गार अब सोशल मीडिया से मुंसलिक है। वो अपने प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, और सर्टनली ये उनके रिस्क पे, उनकी अर्निंग्स पे बहुत डेंट आएगा इससे। और मैं समझता हूँ उनकी अब वो अपना, या उन्हें अपना कंटेंट ठीक करना पड़ेगा, या उनकी अर्निंग्स ख़त्म हो जाएंगी। और कंटेंट ठीक करने के लिए अभी तक तो लोग तैयार नहीं हैं। और सोशल मीडिया, अभी सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है वो एक पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसके फॉलोअर्स की जानिब से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इन शॉर्ट हम कह ले तो तहरीक इंसाफ फिलहाल रियासत के लिए दर्द सर बनी हुई है। इसीलिए कंट्रोल उन्हें कैसे करना है, इसकी डिफरेंट टैक्टिक्स देखिए, फेक प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं। आपका ख्याल है कि देखिए ना, जिस
अब आगे बात करेंगे। ठीक, लेकिन जिस वीडियो को इमरान खान साहब खुद नहीं एंडोर्स कर पाए कि वो 100% मेरी है और मैं वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा मैंने अपलोड नहीं की। ये नेक्स्ट मतलब ब्रेक के वो बाद कर कहते लें, हैं नेक्स्ट आज सेगमेंट में उनका बात हम कर लें बात इस पर। करेंगे, वो कहते हैं उसमें चेंजेस होनी चाहिए थी, मैं 100% उससे मुत्तफिक नहीं इस पर हूं। बात कर लेते हैं, तो लेकिन इस एक पर ब्रेक बात के कर बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने आज फिर से अपना माजी याद करवा दिया है और कह रहे हैं कि अगर मुझे ना निकालते तो मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा हो चुका होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एटमी धमाके किए। आज इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से। उन्होंने कहा क्या है एसी के हवाले से, वो आपको सबसे पहले सुनवा देते। मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं। मुजम्मिल साहब, नवाज शरीफ साहब फिर से जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब का और कह रहे हैं कि वह बनी गाला गया ज़रूर था, लेकिन किस लिए गया था ये सबके सामने है। और फिर एसी का जिक्र किया है उन्होंने। आखिर नवाज शरीफ साहब के हाथ में है कि वो एसी लगवा सकें या उतरवा सकें खान साहब का? हुकूमतें हैं उनकी दोनों, पंजाब पटियाला जेल पंजाब हुकूमत मरियम की। तो आप मेरी बात समझे, हाथ में तो मरियम नवाज के है, पंजाब की जेल में है। तो लेकिन अगर अदलिया को सहूलत दे तो हुकूमत उसको रोक भी नहीं सकती। That's my point. इमरान खान साहब भी नवाज शरीफ का उतरवा तो नहीं सके थे क्योंकि अदालत से मिला हुआ था। वो शहबाज शरीफ साहब ने लिख दिया था ना वज़ारत दाखिला को खत भी। हाँ, तो लेकिन इमरान खान ने ये गुफ्तगू की हुई है। हाँ जी, आप कि नहीं होना चाहिए, मतलब आप मेरे उनका तो आज उनको सहूलतें नहीं मांगे। कंपैरिजन क्या है कि जब वो खुद जेल में किसी को सहूलत देने के ख़िलाफ़ थे तो उनको आज अपने लिए भी सहूलतें नहीं मांगनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं मैं चू नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कह रहा मुझे एसी लगा दें, सबके पास कूलर हैं जेल में, बैरक्स में। नहीं, पर वो एक्सरसाइज मशीन तो किसी के पास नहीं है, ये वो ड्राई फ्रूट्स तो किसी के पास नहीं है, वो 150-150 मुलाकातें तो किसी की नहीं है, वो 7 कमरे का शेड तो किसी के पास नहीं है, वो वॉकिंग ट्रैक किसी के पास भी बड़ा कमरा नहीं, 7 कमरे वॉकिंग ट्रैक किसी के पास नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत सारी सहूलियात हैं जो किसी के पास नहीं है और वो उन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो असल में ना वो कहते हैं बदल जाता है वक्त, सवाल कुछ नहीं है, मतलब ये बेमायनी सी बातें हैं और ये बातें हमारी सियासत में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने रिवाज डाल दिया ये बातें डिस्कस करने का, तो आज वक्त का पहिया जब घूम कर उनकी तरफ आ गया तो डिस्कशन हो रही है। नहीं सर, ये स्टेटमेंट भी दे देना कि जो बोया है वो काट रहे हैं, तो क्या ये सारे सियासतदान स्टेक होल्डर्स नहीं है वो काटना है? कल को हालात एक जैसे तो नहीं रहेंगे ना। देखिए इस वक्त तो सवाल ये है कि मुफाहमत की बात अगर कर रही है हुकूमत तो फिर कदम भी बढ़ाएं। क्या कदम बढ़ाएं? एसी लगवा दें, अच्छा जेस्चर दे दें। नहीं तो एसी मांग लें, मुलाकातें जिस तरह चाह रहे हैं, बच्चों से बात करना चाह रहे हैं, करवाने दें। ज्यादा सहूलियात दी हुई हैं वो कहाँ हैं? उनका कौन सा हिसाब है? उल्टा एतराज उठाया जा रहा है कि जो कमरे की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई, सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि मैं कैद तनाई में हूँ और मुझे मौत की कोठरी में रखा हुआ है, देखिए ना, एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया। सर वो कमरा देखे ना, रहने के तो काबिल नहीं है। क्या साबिक वज़ीर आज़म पर्ल कॉन्टिनेंटल का कमरा करा दें, मैरियट करा दें, मतलब एक बड़ा कमरा है जिसमें स्टडी टेबल और चेयर भी है। आप मेरी बात सुनिए, कितने कहती हैं जिनको चेयर, नवाज शरीफ को चेयर अवेलेबल थी, स्टडी टेबल अवेलेबल थी, मांग लेते नहीं करनी थी अगर उन्होंने स्टडी। तो सवाल ये है कि आप तो जिंदा रहने की चीजें नहीं उनको देने को तैयार थे, आप तो जलसों में अनाउंस करते थे मैं निकाल के इबरत का निशान बना दूंगा। आज आपको भी अपनी एक सहूलत मांगनी पड़ी है, वक्त का पहिया तो बदल गया ना। मुजम्मिल साहब, उन्हीं की हुकूमत ने प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से वायर भेजा, हमें भूलना तो नहीं चाहिए ना। प्लेटलेट्स डाउन नहीं थे नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब ने कहा, उनकी हुकूमत यास्मीन राशिद ने कहा, झूठ बोला उन्होंने तो भेजा, उन्होंने झूठ बोला। तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं आप ये बताएं कि क्या इमरान खान की वो हुकूमत झूठ बोल रही थी? उन्होंने कहा हमने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ। नहीं क्या सरकारी अस्पतालों की रिपोर्टें झूठ थी?
नहीं, तो फिर उसका भी पर्चा उनके ऊपर होना चाहिए कि वो झूठ झूठी नहीं रिपोर्टें थी। बना रहे थे। वो यही तो कह रहे हैं कि हमने फैसिलिटेट किया था नवाज शरीफ साहब को, आप पर्चे कटवाए गए थे ये जनरल बताएं बाजवा कि के क्या कहने पे। पीटीआई की हुकूमत में जो सरकारी अस्पतालों की रिपोर्टें थी नवाज शरीफ की, वो झूठ थी या सच थी? सच थी। अगर उनका सच थी सिला तो मिल फिर रहा है आप ना यकीन कर लेंगे डॉक्टर उनके यास्मीन प्लेटलेट्स राशिद डाउन को, थे। उनका सिला मिल रहा है। महमूद अच्छा। रशीद साहब को भी उसका सिला मिल रहा हैं? है, मिल रहा है ना, सिला तो मिल रहा है उनको। किसको? जेल में यास्मीन राशिद को भी और महमूद रशीद साहब को भी। यास्मीन राशिद को किसने कहा था कोर कमांडर के घर को जाके आग लगाने के लिए खड़ी हो उनकी जाए? तो वीडियो मौजूद है सर। नहीं नहीं, ये तो वो जाती ना वहाँ करें ना। मौजूद थी। देखिए कह क्या रही थी कि नहीं जाए अंदर? नहीं नहीं, पर वो वहाँ थी क्यों? वो कोई जगह ही नहीं है एहतजाज करने की। आपका वहाँ मौजूद होना ही गलत है। अच्छा, हाँ, वो कोई एहतजाज करने की जगह ही नहीं है। आप मेरे घर को आग लग जाए, आप बाहर खड़ी हैं, तो सस्पेक्ट्स में आपका भी नाम आएगा। पूरा पाकिस्तान निकला था सर। नहीं, कहाँ जाता? 200-400 कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पूरा पाकिस्तान समा जाता और एक जगह होती? 200-400-500 लोग थे, ठीक है ना? ये तो तो अब बहरहाल मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्यों? कि पॉलिटिकल पॉइंट, देखिए सियासत है, आज वक्त है, आज वो उनको वापस जवाब दे सकते हैं और आज वो उनको जवाब दे रहे हैं कि देखो भाई, तारीख का पहिया घूम गया है। तारीख के पहिए ने तुमको वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ एक वक्त में मैं खड़ा था, और मुझे वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ तुम एक वक्त में खड़े थे। लेकिन अपनी जिंदगी का कंपैरिजन भी वो सेम उसी तरह कर रहे हैं मुशर्रफ साहब का दौर गिनवा के, कि जिस तरह से उन्होंने मुझे निकाल दिया, तरक्की का पहिया रुक गया। जो नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। देखिए गलत कह रहे नहीं हैं, कह रहे। मार्शल्लाह लगा था, उन्हें निकाला था, गलत हुआ था। अच्छा नहीं, तो फिर वो गलत बात तो नहीं कर रहे। तो आज नवाज शरीफ, फिर इमरान खान साहब भी गलत बात नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान, देखिए नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ सैक किया, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। लड़ाई एज वजीर आजम उन्होंने आर्मी चीफ से की। इमरान खान साहब तो आखिरी दिन तक बाजवे को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर करते रहे, मेरे से डील कर लो। उनका आज वो बाजवा के खिलाफ बोलते हैं, उस वक्त बोलते जब वजीर आजम थे, उस वक्त बोले, उस वक्त तो कहते थे हमसे लाइफ टाइम ले लो, ये कर लो। उन्होंने कहा उस वक्त मेरे साथ मुनाफिकत हो रही थी, पता नहीं था। जुर्रत और बहादुरी ये नहीं है कि वो बंदा रिटायर हो गया तो आप उसके खिलाफ तकरीर करने लगे हैं। सर्विस में है, वर्दी में है, तो आप बात कर रहे थे। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम आर्मी चीफ से मत्था लिया, उतरने के बाद मत्था लेने का क्या फायदा है? ना आप वजीर आजम है, ना वो आर्मी चीफ है। लेकिन आज खान साहब आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर मुझे मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन है? जब आप बतौर वजीर आजम बात करते हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लूज, स्टेक पे है। जब आप ऑपोजिशन में बात करते हैं, यू हैव नथिंग टू लूज। आज इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। बतौर वजीर आजम जब आप बात करते हैं, आपके पास खोने के लिए इक्तदार होता है। आज इमरान खान के पास खोने के लिए इक्तदार तो नहीं है, लिहाजा बातों का वो इसीलिए ब्लंट स्टेटमेंट आ रही है। इसीलिए अगर वो बतौर वजीर आजम कोई बात करते, हम उसको जुर्रत समझते, बहादुरी समझते, क्योंकि ही हैड समथिंग टू लूज। जो नवाज शरीफ का रिकॉर्ड है कि उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर टकराव किया और उनका 3 दफा इक्तदार एज प्राइम मिनिस्टर टकराव में गया। वही काकड़ से उनका टकराव में हुआ, उनका मुशर्रफ से टकराव में हुआ, उनका फिर बाजवा पे ट्वीट पे जो लड़ाई हुई, रिजेक्टेड वाले ट्वीट पे जो उन्होंने कहा ट्वीट वापस ले फौज, तो एज प्राइम मिनिस्टर जब उनका टकराव हुआ, उसकी बात और एक उतरने के बाद आप बयान करते हैं, उस बात में बहुत फर्क है। ये फर्क खान साहब के बयान का आज भी इंटरनेशनल मीडिया पर इतना असर होता है कि उससे पाकिस्तान के अंदर के दरो दीवार हिलते हैं? नहीं हिलते। ऐसा है? कहाँ हिलते हैं? इसीलिए तो सोशल मीडिया से हम तंग हैं। नहीं नहीं, अब दरो दीवार के हिलने का मतलब ये है कि कोई बैरूनी हुकूमत उसका असर लेती है। एक आर्टिकल से भूचाल खड़ा हो जाता है। कोई भूचाल नहीं। क्या अमेरिका तो पाकिस्तान की इस हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है, चीन, सऊदी अरब, सब ने मौजूदा हुकूमत को कबूल किया है। देखिए भौचाल तब आता है जब इंटरनेशनल वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपकी बात का वजन लें। आप मेरी बात समझें, प्रोपेगेंडिस्ट होना, एक प्रोपेगेंडिस्ट होना और बात है, और इन्फ्लुएंसर होना और बात है। इमरान खान के आर्टिकल्स एज प्रोपेगेंडा तो यूज हो रहे हैं, पर अगर आप कहें कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि उससे दुनिया के इक्तदार के ईवान हिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं रियासत, इसीलिए लेकर आई डिजिटल फायरवॉल करती है ना, हर रियासत कंट्रोल करती है। प्रोपेगेंडा कह लें या किसी एक जमात की तरफ से हकीकत या सच्चाई का बयान होना कह लें। अगले टॉपिक पे जाएं क्योंकि टाइम भी कम है। एफआईए क्या कर रही है अब? एफआईए की टीम पहुंच गई थी अडयाला जेल, शामिल तफ्तीश कर लिया। खान साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। पहले तो साइफर के मामले पे एफआईए आए और मुझसे माफी मांगे। क्या कट्टा खोला? खान साहब ने मुकर गए। आप मेरी बात समझें, वो वीडियो इतनी मुतनाज़ी है
कि इमरान खान बानी पीटीआई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने कराई है। उन्हें पता है केस हो जाएगा अगर मैं वीडियो को ऑन कर लूंगा तो। काफी आप मेरी बात समझे, वो क्या कह रहे हैं, नहीं वीडियो में अगर मुझे पहले दिखाई जाती तो मैं इसमें 2-3 एडिटिंग्स करता और इनमें से कुछ चीजें निकलवा देता। यही मौकफ लिया ना उन्होंने एफआईए के सामने। लेकिन उन्होंने कहा आज ट्वीट वकला की रजामंदी से वो मुझसे परमिशन लेते हैं तो फिर अपलोड होती है एक्स हैंडल पर नहीं कोई भी चीज। उन्होंने आपने आज उनका ट्वीट पढ़ा जो उन्होंने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ट्वीट जो ट्वीट है वो उसके तमाम मंदरजात मैं ऑन करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन वीडियो मैंने देखी, वीडियो में 2-3 एडिटिंग होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। इसका मतलब है वो समझते हैं वीडियो में कुछ चीजें गलत थी और वो वीडियो को ऑन नहीं कर रहे। इसका मतलब वीडियो इतनी गलत है कि उसको इमरान खान समझता है कि अगर मैंने ऑन किया तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा। अच्छा, एफआईए की इसीलिए वो रिपोर्ट ये कह रही है, वीडियो से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, एफआईए की रिपोर्ट ये कह रही है कि खान साहब की स्टेटमेंट ये है कि मैं अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर की गई पोस्ट की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन जेल में होने की वजह से वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं देख नहीं सका, लेकिन जिम्मेदारी लेते हैं। और क्या कहा है उन्होंने? आज मुझे जो वीडियो दिखाई गई जिसमें हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मवाद मौजूद था, आज भी बजिद है कि वो रिपोर्ट मंजर आम पर आए। उन्होंने कहा उसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए थी, वीडियो में तब्दीलियां। मेरा ये मौक़िफ़ है कि एक तो देखिए रियासत का काम हो गया, रियासत के लिए ये काफ़ी है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को ऑन कर लिया, ट्वीट को ऑन कर लिया, केस बन सकता है। अगर वो ये कह देते कि मुझे पता ही नहीं ये ट्वीट किसने कर दिया है, मैं तो इसको ऑन नहीं करता, तो फिर ज़रा और बात हो जाती। ठीक, उन्होंने ट्विटर को ऑन कर लिया, ट्वीट ऑन कर लिया, लिहाजा केस बन सकता है, केस बन रहा है। उन्होंने वीडियो को डिसोन किया है क्योंकि उन्हें पता है कि सारा जो खराबी है वो वीडियो में है। 3 मिनट 9 सेकंड के बाद ठीक है ना उस वीडियो में खराबी है। 3 मिनट तक इतनी खराबी नहीं है, 8 सेकंड उसको तो नून लीग भी मानती है, नवाज शरीफ साहब भी मानते हैं। 3 मिनट 9 सेकंड के बाद जो खराबी शुरू हो रही है उसको डिसोन करने के लिए कि कल को मुझे सजा ना हो जाए, उन्होंने वीडियो के कुछ हिस्सों को डिसोन किया है लीगली कि मैं उनको एंडोर्स नहीं करता। आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब है खान साहब को वकला ने बताया है कि अगर आपने ये वीडियो ऑन कर ली तो कट्टा गले में है, फंदा गले में है, फिर एक और केस है, सजा हो सकती है। लिहाजा उन्होंने वीडियो को डिसोन किया है। बेहतर यही है वीडियो डिलीट करके को रास्ता निकालें। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते भी बढ़ा दिए, खान साहब ने मंजूरी दे दी है। मैंने आपको कहा कदम बढ़ाओ मौलाना फजलुर रहमान, हम तुम्हारे साथ हैं। फजलुर रहमान ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन फजलुर रहमान के लिए उन्हें गंडापुर को बदलना पड़ेगा। तो वो तो कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते उनके हो रहे हैं। ब्रेक पर मुझे जाना है, टाइम भी गंडापुर को वजीर आला से बदलना पड़ेगा। गंडापुर वजीर आला हो तो मौलाना साथ कैसे आएंगे? खान साहब ने कह दिया हट जाओ, तो हो सकता है हट जाए। चले मुझे ब्रेक अनाउंस करने दें। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा चीन के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दौरा चीन के हवाले से। 32 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। इसके अलावा मुजम्मिल साहब CPAC फेज़ 2 पर भी इत्तफाक़ राय हुआ है। कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं चाइना का दौरा वज़ीर आज़म का? देखें, चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासले मौजूद थे और हम ये आप में समझना होगा कि CPAC का डिले जो था और चाइना को हमने बहुत मिसहैंडल किया पिछले कुछ दौर में, और चीन के साथ एक दूरियां मौजूद थीं। और शहबाज शरीफ का जो हालिया दौरा है, आप कह सकते हैं कि इसमें वो दूरियां ख़त्म हुई हैं और आसिम मुनीर उनके साथ थे। और इसका एक बड़ा डिफरेंट मैसेज गया है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का इकट्ठा चीनी सदर को मिलना, बीजिंग में सबसे बात करना। उन्हें समझ आई कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज एक पेज पर हैं और चाइना के हवाले से जो पाकिस्तान में पॉलिसी है उसमें फ़ौज हुकूमत एक पेज पर यकसुई मौजूद है। मेरे ख्याल में चाइना को बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट और फौज एक पेज पर हैं। And we are serious for CPAC. And we are serious for CPAC. And we are serious for CPAC. और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ का और शहबाज शरीफ का इकट्ठे वहाँ मूव करने से चाइनीज़ को बहुत हौसला हुआ होगा। देखिए चाइनीज़ के क्या गिले हैं, एक चाइना को गिला है यकीनन चाइनीज़ लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से, जिस पर
शहबाज शरीफ ने बार बार अपने हर जगह वहाँ कहा कि हर चीनी की सिक्योरिटी को हम यकीनी बनाएंगे, 5 और चीनियों के साथ, इंजीनियर्स के साथ जो हुआ वो तो हमने देखा। बनाएंगे। दूसरा, हमें चाइनीज़ से इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। एक तो एग्रीकल्चर में चाइना ने बहुत मिरेकल किया है और शहबाज शरीफ ने इस बार जो ब्रेक थ्रू है वो चाइना में एग्रीकल्चर के हवाले से किया है। कोई 1000 हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बच्चे हैं, वो चाइना जा रहे हैं जो ज़राअत की जदीद तरबियत लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो टर्न अराउंड है ना वो ज़राअत से मुमकिन है। और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, दोनों का ज़राअत पर काफ़ी तवज्जो है। इस बार कॉटन भी बहुत ज़्यादा लगी है, फिर गंदम की क्रॉप भी बहुत अच्छी हुई है, इस बार कॉटन की कह रहे हैं बहुत बम्पर क्रॉप है। तो अगर चाइना से हम एग्रीकल्चर अपनी खड़ी कर लेते हैं अगले 2-3 साल में, तो पाकिस्तान का बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट और बहुत सारी चीज़ मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ 2 की बात हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है, सस्ती बिजली के मंसूबों की बात हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ताउन की बात हुई है। तो मेरे ख्याल में एक तो बहुत हाई पावर डेलीगेशन था, फाइनेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर मौजूद थे, पेट्रोलियम के मिनिस्टर मौजूद थे, पाकिस्तान का बहुत हाई पावर डेलीगेशन था, IT के मिनिस्टर मौजूद थे, इंफॉर्मेशन के अता तारड़ साहब मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन के साथ 5 दिन के एक्सटेंसिव दौरे पे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो चीन और पाकिस्तान के अगले 5 साल का रोड मैप है वो इस दौरे में तय हो गया। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता, चाइनीज़ का स्टाइल यही है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आने लग जाएंगे, चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में आने लग जाएंगी। बहुत सारी मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि जो EVs हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके प्लांट्स चाइनीज़ कंपनीज़ के पाकिस्तान में लगने शुरू हो रहे हैं और EVs जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं और वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड करेंगी, क्योंकि हमारा फ्यूल का जो बिल है वो हमारे लिए बड़ा मसला है, पेट्रोल की कीमत भी मसला है। तो अगर हम EV गाड़ियाँ ले आते हैं और वो सोलर से चार्ज हो रही होंगी तो वो बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो जाएगा। टैक्स बढ़ा देंगे सोलर पे भी कह रहे हैं कि टैक्स लगा रही है हुकूमत। नहीं, वो तो क्लियर हो गया कि नहीं लगा रही है, वो तो उसकी वजाहत आ गई। क्या रिजर्वेशंस क्या है चाइना के? देखें, एक तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, फिर आप माइंड कर जाएंगी, इमरान खान साहब के दौर में CPEC बहुत स्लो हुआ। उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात मांगे थे चाइनीज़ गवर्नमेंट से, तो वो क्या सही नहीं थे? नहीं। क्या पता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को क्या कि उनके मुल्क में चाइना क्या करने जा रहा है? नहीं, गिला ये नहीं था। जो पाकिस्तान और चाइना के एग्रीमेंट्स थे उन्होंने वो IMF को दे दिए थे, जिससे चाइना नाराज था। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कुछ और कहते हैं। नहीं, जो असल में देखें, जो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि हमारे जो चाइना से एग्रीमेंट्स हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते, वो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने वो IMF के साथ शेयर कर दिए थे IMF मुआहदे के वक्त, जिस पर चाइनीज़ को बहुत नाराज़गी थी। और उसके अलावा CPEC पे कोई काम नहीं हुआ खान साहब के दौर में। रुक गया था, सारा काम रुक गया था। क्योंकि खान साहब की रिजर्वेशंस थी, उनकी गवर्नमेंट की अपनी रिजर्वेशंस थी। वो इसलिए कि वो कह रहे थे जी बड़ी करप्शन हुई है CPEC में। अच्छा, चाइनीज कह रहे थे जितना पाकिस्तान का फायदा इसमें होना चाहिए था उतना नहीं है। चाइना का फायदा ज्यादा है। कह रहे थे कोई करप्शन नहीं हुई है और करप्शन साबित भी नहीं हो सकी है। चाइना को बात पसंद नहीं आई कि ज्यादा फायदा पाकिस्तान का होना चाहिए था। खान साहब का फायदा हुआ और चाइना का फायदा नहीं होना चाहिए था। चाइना का तो कोई फायदा नहीं हुआ, सारा फायदा ही पाकिस्तान का हुआ। अच्छा, चाइना का क्या मिला? चाहे गवादर आज तक ऑपरेशनल नहीं है। चाइना का इंटरेस्ट तो गवादर में है। चाइना तो गवादर पोर्ट में इंटरेस्ट है ना। गवादर पोर्ट तो आज तक हम ऑपरेशनल नहीं कर सके, गवादर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर सके, गवादर में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आज तक गवादर से मेरा मतलब है हम सड़क नहीं सही बना सके, रेल ट्रैक नहीं बना सके, गवादर का एयरपोर्ट अभी तक नहीं है, गवादर में बिजली नहीं है। तो चाइनीज़ का इंटरेस्ट तो गवादर में था ना, आप समझें। तो हम गवादर तो चाइनीज़ को डिलीवर नहीं कर सके। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ बिजली के मंसूबे लगे, आप कह सकते हैं महंगे सस्ते, लेकिन महंगे इसलिए हो गए कि हमारा जब लगे डॉलर 100 रुपये का था, आज डॉलर 280 रुपये का है। अगर आप अपने रुपए को डिवैल्यू ना करते तो बिजली महंगी ना होती। तो ये डिवैल्यूएशन की वजह से महंगी है, हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी माजी में पाकिस्तान और चीन के अलावा चीन ने बहुत मौके पे पाकिस्तान का साथ भी दिया है, हम ये तो नहीं कह सकते। पाक चीन दोस्ती के लिए। और अगर कोई गैप्स थे तो वो कवर होने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया कि चाइना के साथ अपने, देखें शहबाज शरीफ से पहले इसाक डार साहब गए, उससे पहले आसिम मुनीर साहब भी गए, उससे पहले एहसन इकबाल साहब का भी
चाइनीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो ये दौरा को आउट ऑफ ब्लू नहीं हुआ, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। प्रेसिडेंट शी ऐसे ही नहीं मिलते, मेरा मतलब है, मुझे याद है खान साहब के दौर में प्रेसिडेंट शी से एक तस्वीर के लिए बड़ा मसला था कि वो तस्वीर बन जाए। खान साहब जब चाइना गए हुए थे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रेसिडेंट शी का जब 2015 का दौरा था, उसके बाद बहुत इन्वेस्टमेंट आई थी। इस मुलाकात के बाद भी मुझे लगता है पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, और चाइनीज़ ने एश्योर किया है कि आपका इन्वेस्टमेंट का इशू तो हम अकेले ही हल कर सकते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत खोया है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत वियतनाम की और स्टेबिलिटी का भी बड़ा मसला है, जो दीगर ममालिक का एक, हाँ जी, स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ इसीलिए साथ गए हैं, आर्मी चीफ इसीलिए साथ गए हैं कि वो स्टेबिलिटी का यकीन दिलाने गए हैं कि अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जाता है इन चीज़ों के लिए कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना सारा वज़न हुकूमत के पलड़े में डाल दे तो इंटरनेशनल प्लेयर्स उस गवर्नमेंट को बहुत मजबूत गवर्नमेंट समझते हैं जी। आप समझे, आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, ने शहबाज शरीफ को बहुत ताकतवर किया, और ये समझ आई कि ये हुकूमत बहुत मजबूत है और कहीं नहीं जा रही, बहुत मजबूत है। तासुर तो यही जाएगा जब तक मौलाना साहब चाहें। दे डोंट मैटर एट द मोमेंट। मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल गेम में दे डोंट मैटर एट द मोमेंट। आप देखें ना, एक तो ट्रेड बढ़ाने की बात हुई है, सोलराइजेशन की बात हुई है, ज़राअत में तरक्की पे बात हुई है, ऑटोमोबाइल पे बात हुई है, ऑटोमोबाइल के शोबे में दो, ये ऑटोमोबाइल का जो शोबा है ना, ये ईवीज है, ठीक है ना, और लॉजिस्टिक्स में बात हुई है, तवानाई के शोबे में मेरा सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी है, और सकाफती तावन की कल्चरल में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी वसी दौरा है, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, सिर्फ एक हमें नहीं नज़र आ रहा। देखिए ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 लाख पाकिस्तानी बच्चों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। अब आप ये देखें कि अगर 2 लाख बच्चों को आईटी के शोबे में चाइना ट्रेन करता है, तो वो हमारे लिए बड़ा एसेट होंगे। चाइना लेकर जाएंगे बच्चों को जी, वो ट्रेनिंग करेंगे, यहाँ भी करेंगे और वहाँ भी लेकर जाएंगे, एग्रीकल्चर में वो ट्रेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी ट्रेन हो जाए तो इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मुझे इस दौरे में सबसे अच्छी बात नज़र आई कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर का है या आईटी का है, तो मेरे ख्याल में बड़ा लैंडमार्क विजिट है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इससे जो चीज़ें मैच्योर होंगी। देखिए, अब 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं मैच्योर हुई हुई। एक सऊदी अरब के हवाले से आ रही है, एक यूएई के हवाले से आ रही है, और अब एक चाइना के हवाले से आ रही है। मेरे ख्याल में अब कतर और कुवैत टू फॉलो हैं, जिन पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो इसके बाद होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं और जो अब तक स्टेट विजिट्स हुए हैं, ये उनमें से एक कामयाब तरीन दौरा था। लेकिन SIFC पे तरीक़ इंसाफ ने एतराज़ उठाया है, सोशल मीडिया देखा है ना आपने? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, अगर चाइना SIFC के साथ है और आर्मी चीफ वहाँ साथ बैठे हैं, तो फिर आप उनके ट्वीट्स को ज़्यादा अहमियत। IMF को ख़त लिख सकते हैं तरीक़ इंसाफ, तो चाइना को भी ना IMF ने उनके खत को कुछ सुना है, ना चाइना उनके खत को सुनेगा। लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं आया IMF की तरफ से। हाँ, फिर मजीद सख्ती करने की तरफ नहीं, अभी तो आप बजट देखें, इस पर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे इसके ऊपर, IMF के ऊपर चीज़ों को अनवील हो लेने दें। अभी क्या सराइयों पर हमें कोई राय नहीं देनी चाहिए। चीज़ें अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने इजलास बुलाए हैं, 12 को बजट आ रहा है, तो बजट के बाद बात करते हैं। लेकिन अभी तो हम चाइना के दौरे बजट भी बड़ा मुश्किल इस टाइम दर्द सर बना हुआ है हुकूमत के लिए। टाइम शॉर्ट है। दर्द सर नहीं, अपने टाइम पे आ रहा है। आपको एवं ही दर्द सर लगता है। अब आप अपने सर का दर्द ठीक रखें, चीजें अपने टाइम पे ठीक हो रही हैं। अभी तो ये देखना होगा कि कितना क्रिटिसिज्म होता है इस पर, लेकिन टाइम शॉर्ट है। हम आगे अगले प्रोग्राम में इस पर जरूर बात करेंगे। मुझे सना कहवान को, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।